मेरा नाम मरियम है। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी और यही वजह है कि मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। मेरे बाबा ने बहुत कोशिश की थी कि वह अच्छी सी जगह पर मेरी शादी करा सके, लेकिन मेरा हर बार एक ही जवाब होता था कि मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। और इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी, जो कि मेरे बाबा बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहती। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझे बताया था कि एक अकेली लड़की इस समाज में जिंदगी नहीं गुजार सकती, उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। और मुझे यही समझाया करते थे कि वह कब तक मेरे साथ मौजूद रहेंगे। उन्हें छोड़ जाने के बाद मैं अकेली पड़ जाऊंगी और मैं अकेली इस दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मगर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके उसके बाद बाबा के दफ्तर में ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि अपने आप को इस काबिल बना सकूं कि मुझे किसी मर्द के सहारे की जरूरत ना पड़े। और अब यहाँ तक मैंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को ऐसा बनाने में कामयाब हो गई हूँ। मेरी उम्र 32 साल थी और अब तक मैंने शादी नहीं की थी। मेरे नजदीक तो मेरी शादी की उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन मेरे बाबा अभी भी मेरी शादी के सपने देख रहे थे। उन्होंने बहुत सारे रिश्ते वालों से ही बात कर रखी थी कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढे। मेरे बाबा को कहीं ना कहीं लगता था कि उन्होंने मेरी बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा लगने लगा था कि शादी की सही उम्र थी, उस वक्त मेरी शादी कर देनी चाहिए थी। अगर मैं शादी पर राजी नहीं थी तो उन्हें जबरदस्ती शादी करवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि अभी नहीं तो थोड़े टाइम बाद मुझे एहसास हो जाएगा और मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। और इसी चक्कर में इतना वक्त गुजर गया था। और जबकि मेरे नज़दीक मेरी शादी की उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन बाबा का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो मेरी माँ से दूसरी शादी की थी। मेरी माँ की उम्र 40 साल थी जिस वक्त मेरे बाबा ने उनकी शादी की थी। मेरे बाबा ने मेरी माँ से दूसरी शादी की थी और मेरी मम्मी मेरे बाबा से 10 साल बड़ी थी। उम्र का फर्क था और कुछ मेरी माँ के पुराने जख्म जो उन्हें जीने नहीं देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी तो शुरू कर दी, लेकिन मैं अपनी पुरानी बातों को कभी नहीं भूलती थी। यही वजह थी कि वह कुछ साल पहले ही मेरे बाबा और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मेरे बाबा आज भी उन्हें याद करते थे। मेरे बाबा उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन माँ उनसे कोई मोहब्बत नहीं करती थी। उन्होंने एक साथ इतना टाइम गुजारा था, एक लंबी जिंदगी गुजारी थी। इसके बावजूद भी वह मेरे बाबा से मोहब्बत नहीं कर पाई और इस बात का दुख कहीं ना कहीं मेरी माँ को भी था। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने अपनी मौत से कुछ टाइम पहले बाबा से बात की थी और उस बात की माफ़ी मांगी थी। वे सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारने के बाद भी उनसे मोहब्बत नहीं कर पाई, जबकि मेरे बाबा ने यही कहा था कि मैं उनसे कोई शिकायत नहीं है। वह उन्हें मोहब्बत ना दे सकी तो क्या, अपनी सारी ज़िंदगी तो दी थी। मेरे बाबा मेरे सौतेले बाप थे, क्योंकि मैं अपनी माँ के दूसरे पति की औलाद थी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सगी बेटी से बढ़कर मोहब्बत दी थी। मेरी माँ से बेहद मोहब्बत की थी और उसी मोहब्बत में उन्होंने मुझे भी खुशी खुशी कबूल कर लिया था। मेरी माँ से जुड़ी हर चीज़ को कबूल किया था। उन्होंने भी अपनी बेटी के रूप में मुझे अपना लिया था। मेरी शादी करने के पीछे भी यही वजह थी कि मेरी माँ के साथ धोखा हुआ था। उसे मैं कैसे भूल सकती थी? अपने बाप का रवैया मैं कैसे भूल सकती थी? मेरी माँ मेरे बाप से बहुत मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत में आकर मम्मा ने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी माँ का ताल्लुक एक बहुत ही अमीर घराने से था। उन्होंने मेरे बाप की मोहब्बत में सारे ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ दी थी और घर से भागकर उनसे शादी कर ली थी, जबकि मेरी माँ की मंगनी पहले ही हो चुकी थी। लेकिन माँ को किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह मेरे बाबा से बेहद मोहब्बत करती थी और इसी मोहब्बत के खातिर उन्होंने सारी मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला था? मेरे बाबा ने मेरी मम्मी से शादी कर ली थी और कुछ अरसे बाद उनका मेरी माँ से दिल भर गया और दूसरी औरत से मिलने लगे। मेरी माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? शुरू में वह इस बात को बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वह मेरे बाबा को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर मैं उनकी ज़िंदगी में आई तो मेरी माँ ने मेरे बारे में सोचा था। बाबा को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब उनकी एक बेटी भी है, ऐसे में उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। बाबा जो भी कमाते थे अपनी बाहर की औरतों में ही गंवा कर आ जाते थे। पूरी पूरी रात घर से बाहर रहते। मेरी माँ एक दफ्तर में नौकरी करने लगी और उसी नौकरी से हम माँ बेटी का गुजारा होता। मेरी माँ मेरे बाबा को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उन्हें ताना दे कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी, फिर वह शादी को निभा नहीं पाए। कुछ लोगों की बात और दुनिया के डर से, और कुछ इस डर से कि मेरे सर से मेरे बाप का साया उठ जाएगा।
और इसी वजह से मेरे बाप को नहीं छोड़ सकती थी। ऐसा ही कुछ मेरी हाल मेरी माँ का भी था और मेरी ज़िंदगी की तरह से गुजरती रही। मैं 8 साल की थी, लेकिन हालात नहीं बदले थे। अब ऐसा होने लगा था कि मेरे बाबा ने मेरी माँ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। मेरी माँ से पैसे मांगा करते थे। मेरी माँ देने से इनकार कर देती थी, जिससे वे मेरी माँ को बहुत मारा करते थे और उनके पास पैसे होते तो छीन कर ले जाते थे। यहाँ तक कि उनकी बेटी ये सब कुछ देख रही है। उन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं थी। उनकी मार खाने के बावजूद भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। उन्हें इस मोहब्बत से क्या मिला था? मारपीट के अलावा और कुछ नहीं मिला था और बेवफाई ही मिली थी। लेकिन वह फिर भी अपनी मोहब्बत निभा रही थी। लेकिन मेरे बाबा मेरी माँ की मोहब्बत की कदर ही नहीं किए। वह अपना सारा वक्त दूसरी औरतों के साथ ही गुजारते थे। उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया था कि वह उन औरतों को घर लाने लगे थे। मेरी माँ सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन किसी औरत को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे बाबा से यही कहा करते थे कि वह बाहर जो भी कुछ करते हैं वह जानती और बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी आंखों के सामने वह किसी दूसरी औरत को उनके साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी मोहब्बत का इतना बड़ा इम्तिहान ना ले। लेकिन उन्हें तो किसी भी चीज़ का एहसास नहीं था कि वह क्या कर रहे थे और क्या नहीं। कुछ पलों में हमारी ज़िंदगी बदल गई। बाबा को गुस्सा आ गया। उनका कहना था कि उनकी बात नहीं मानेंगे उनके घर से निकल सकती है। मेरी माँ कौन होती है और हम हमें और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वह कभी भी अपनी आदत नहीं बदलेंगे। उनका जो दिल करेगा वही करेंगे। और फिर यही शायद एक तरह से अच्छा ही हुआ था कि मेरी माँ ने उस इंसान का साथ छोड़ दिया था। मेरी माँ जिस दफ्तर में काम करती थी वहाँ के बॉस उन्हें पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ का इजहार नहीं किया था, क्योंकि वे जानते थे कि मेरी माँ शादीशुदा है। लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला कि मेरी माँ का तलाक हो गया है, उन्होंने माँ को बहुत समझाया था कि तुम्हें अपने पति को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन मेरी माँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब जब मेरे बाबा ने उन्हें छोड़ दिया था तो हम बेसहारा हो गए थे। एक ही छत थी, उन्होंने वह भी हमसे छीन ली थी। अब हम सड़क पर आ गए थे। फिर मेरी माँ ने अपने बॉस से मजबूरी में शादी कर ली थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी किसी कोई भी उंगली उठाए, क्योंकि उनकी एक बेटी भी थी और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि किसी भी चीज़ का असर उनकी बेटी तक पहुँचे, और किसी गैर इंसान के घर में रहना मुनासिब नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और फिर हमारी ज़िंदगी कुछ बदली थी। मेरी माँ ने जिस इंसान से दूसरी शादी की थी वो और कोई नहीं, मेरे बाबा जी थे, जिनके साथ अब मैं मौजूद थी। उन्होंने बाबा से बढ़कर मेरा ख्याल रखा और मुझे मोहब्बत भी दी। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ था कि एक बाप की कीमत क्या होती है। मेरी ज़िंदगी का यही तर्क था कि मैं जिस वजह से शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे बाबा मुझे बहुत समझाया करते थे। उनका कहना था कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जिस तरह मेरी माँ की ज़िंदगी में आने वाले दो इंसान एक अलग अलग तरह के हैं, ऐसे भी हो सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला इंसान भी अच्छा हो। जिस तरह मेरी माँ की ज़िंदगी में अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्हें अच्छा इंसान मिला था, और उससे साबित होता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। जिससे मेरी शादी होगी वह मेरे पहले बाप की तरह होगा, तो मैं ये क्यों नहीं सोचती कि हो सकता है कि वह मेरे दूसरे बाप की तरह। फिर उन्होंने मुझे इस बात पर राज़ी कर लिया था। उनका कहना था कि इस तरह मैं तुम्हारी माँ का सामना कैसे करूँगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा। उनका कहना था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आज तक उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। वे हर चीज़ देते थे, उन्हें मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। काफ़ी वक्त सोचने के बाद मैंने इरादा कर लिया कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मगर सोचने की बात तो ये थी कि किससे। मेरे ही दफ्तर में एक उस्मान काम करता था। उनकी उम्र भी मेरे ही लगभग थी। वे एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक थे। उन्हें कोई देखता तो देखता ही रह जाता। वैसे भी तो मुझे बहुत सारे लोग भी पसंद करते थे, लेकिन मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी कि जो मेरे बाबा की तरह हो, जो मेरी हर चीज़ से मोहब्बत करता हो, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में बस मोहब्बत ही चाहिए थी। हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी। एक बार बात हुई थी उस्मान से। बातचीत में बहुत अच्छे इंसान थे। उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। मैंने कभी भी उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखल नहीं की थी, लेकिन इतना जानती थी कि उनकी शादी हो चुकी होगी। अगर मैं किसी को अपने सपने में देखती थी तो ऐसे इंसान को देखती थी जैसे कि उस्मान साहब हैं। लेकिन ये सोच कर चुप हो जाया करती थी कि उनकी भी अपनी ज़िंदगी होगी। इसलिए मैंने उनसे इस बात का कभी जिक्र नहीं किया था और खामोश रहती थी। और इसी तरह मैं एक दफ़ा जल्दी ही दफ्तर में चली गई थी। मैंने देखा कि उस्मान साहब दफ्तर के कोने में बहुत ही खामोश से बैठे थे। मेरी उस्मान साहब से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनकी पर्सनल ज़िंदगी में दखल नहीं की थी। कभी उनके घर वालों के बारे में नहीं पूछा था, और इस तरह से परेशान देखकर उनके पास चली गई। मैंने उनकी परेशानी की वजह पूछी तो मुझे देखकर मुस्कुराए। उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। उनकी पूरी कहानी सुनने लगी। उनका कहना था कि आज उनकी बीवी की बरसी है। उनका कहना था कि उन्होंने पहली शादी अपनी माँ की मर्ज़ी से की थी। शादी के 2 दिन बाद उनकी बीवी का इंतकाल हो गया
और जब दूसरी शादी उन्होंने अपनी पसंद से की तो दूसरी बीवी का भी इंतकाल कुछ ही दिनों में हो गया और फिर इसके बाद उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा ही नहीं और तब से अब तक वे तन्हा ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे दुख हुआ था उनकी कहानी सुनकर, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ था क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं था। शायद इसीलिए कि मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहती थी, इसलिए मेरे अंदर ये सुकून उतरा था। कुछ वक्त इसी तरह गुजरा जब मैंने अपने पापा को बताया कि मैं उस्मान से शादी करना चाहती हूँ। मेरे बाबा को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था और उस्मान ने भी इससे रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार किया था। उसका कहना था कि उसकी ज़िंदगी में रंग भरने की पूरी कोशिश करेगा। मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे इंसान का साथ मिले जो कि मोहब्बत निभाना जानता हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि उस्मान मोहब्बत निभाना जानता है। और इसी तरह से मैंने जिस इंसान से शादी की थी मैं उसकी तीसरी बीवी थी। शादी में तोहफे के वक्त मेरे पापा ने बहुत सारी जायदाद मेरे नाम की थी, जबकि मैंने बहुत समझाने की कोशिश की थी कि मुझे जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्हें फिर भी मेरे नाम सारी जायदाद कर दी थी। उनका कहना था कि उनका सब कुछ मेरा ही तो है। ऐसे में जल्द से जल्द मुझे सब कुछ देना चाहते थे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहते थे। उनकी खुशी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें कबूल कर ली थी, जबकि उस्मान का कहना था कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर में शादी करके रुखसत होकर घर आ गई और शादी की पहली रात थी जब मेरे पति ने मुझे बताया था कि उसकी बीवी की मौत कैसे हुई थी। मेरे पति ने मुझे बताया, ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। जब मेरे पति का कहना था कि उनको दोनों बीवी की मौत छत पर जाने से हुई थी। मेरे पति का कहना था कि मैं गलती से भी छत पर नहीं जाऊं। मुझे उनकी बात उस वक्त बहुत अजीब लगी थी। उसकी बातों से महसूस हो रहा था वह अजीब सी बातें कर रहा था। मैं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसी तरह से घर में अजीब सी हलचल महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता था मेरे अलावा इस घर में और कोई भी मौजूद है। रात के वक्त आवाज़ आती थी, दिन के टाइम पर कभी घर से दरवाज़ नहीं आती थी और ताज्जुब की बात तो ये थी कि आवाज़ सिर्फ मुझे ही आती थी। मेरे पति को, उस्मान को, यानी ये आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुनाई देती थी। उसका कहना था कि मुझे बस उन चीज़ों से दूर रहना है और मुझे दूर रहने के लिए कहा है। मुझे छत पर नहीं जाना है और मेरे पति का कहना था कि इस घर में 2-3 बंद कमरे भी है जो बहुत टाइम से बंद पड़े हैं। तुम्हें उस कमरों के आसपास भी नहीं जाना है और ना ही उनको खोलने की कोशिश करनी है। मुझे हैरत होती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है। मैं जाकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जब मैं ये सोचती थी कि मेरे पति की 2 बीवी की मौत इसी वजह से हुई थी तो मैं डर जाती थी। और अब तो ऐसा होने लगा था कि मुझे घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मेरा अलावा इस घर में कोई और नहीं होता था। मेरा पति तो काम पर चला जाता था और जो 2 कमरे बंद होते थे, कभी कभी वहां से आवाज आया करती थी कि अचानक उस कमरे का दरवाजा कोई पीट रहा हो, लेकिन उनके बाहर तो मोटे मोटे ताले पड़े हुए थे। ये कभी कभी ही होता था। थोड़ी देर बाद यहाँ से आवाज बंद हो जाया करती। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी वापस नहीं आए तो मैं सोने के लिए चली गई। आधी रात को ऐसा लगा कि घर में कुछ चल रहा हो। मैं खामोशी से बाहर गई जब मैंने देखा कि मेरा पति छत पर जा रहा है, जबकि उसने मुझे छत पर जाने से मना किया था। मगर वह क्यों छत पर जा रहा था, उसके पीछे क्या वजह थी? मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। जब उस्मान कमरे में आया तो मैंने उससे पूछा। उसका कहना था कि वह तो अभी अभी अपने दफ्तर से वापस आ रहा है, वह तो कहीं गया ही नहीं, लेकिन मैंने उसे छत पर जाते हुए देखा था। ऐसा कैसे हो सकता था? बहुत सारी चीजें मुझे परेशान कर रही थी। इन बातों को मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं था और उन्हें मेरा वहम कहकर टाल दिया था। दूसरी तरफ मेरी पड़ोसी मेरे घर आ जाया करती थी। उसका भी यही कहना था कि ये घर बहुत सालों से बंद था और मेरे पति ने यहाँ रहना शुरू कर दिया। वह हमसे यही कहा करती थी कि जब ये घर बंद होता था तब भी छत से लड़कियों की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। उनका कहना था कि मेरा पति की दोनों बीवियों को भी वह जानती थी, उनसे मिलने के लिए आती थी। वे बहुत अच्छी लड़कियां थी, लेकिन जाने लड़कियों से क्या गलती हो गई जिससे उन्हें मौत मिल गई। उसकी बात मुझे बहुत डरा रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में जो कुछ भी है वह ठीक नहीं है, मगर मेरा पति किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर कुछ वक्त बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दी। मुझे घर के काम करने की आदत नहीं थी। हमारे घर में हर काम के लिए नौकर मौजूद थे, इसलिए यहाँ पर काम करना पड़ता था। मैंने घर की सफाई के लिए एक नौकर रखने का इरादा किया और एक लड़की खुद ही आ गई, जिसका कहना था कि वह सामने वाला घर में काम करती है। मैंने अपनी पड़ोसन को इस चीज़ का जिक्र किया था, शायद इसलिए उसने इस लड़की को मेरा घर भेज दिया था। मैंने उस लड़की को काम पर रख लिया था। वह लड़की घर का काम तो अच्छे से करती थी और शाम होने से पहले घर चली जाया करती थी।
वह लड़की मुझे बहुत अजीब सी लगी। कोई बात नहीं करती थी, बस अपना काम करती रहती और बार बार वह घर की छत को देखा करती थी। ये बात मैंने बहुत मर्तबा देखी थी और मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन जवाब दिए बिना घर के काम करके चली जाती थी। एक सुबह मैं अपनी पड़ोसन के घर गई और मैंने उसे बताया कि उसने अच्छा किया, किसी लड़की को हमारे घर के काम के लिए भेज दिया। उसके आने से मेरी काफ़ी मदद हो जाती है। जबकि वह मेरी बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गई। उसका कहना था कि उसने किसी लड़की को हमारे घर नहीं भेजा है और जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसका 1 साल पहले इंतकाल हुआ है। वह उनके घर काम करती थी। न जाने क्या हुआ है कि एक दिन वो छत से गिर गई और उसकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता था? वह तो रोज़ हमारे घर आती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर आ गई। मैंने अपने पति को ये बातें बिल्कुल नहीं बताई थी। उस दिन के बाद वह लड़की हमारे घर नहीं आई थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि जब मैंने बाकायदा तौर पर ये बात नोट करनी शुरू करी कि मेरा पति आधी रात को उठकर छत पर जाया करता था और मैं अब और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती थी। इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर अपने पति के साथ छत पर पहुंच गई। लेकिन वहां का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां तो 10 लड़कियां मौजूद थी जिनको एक कमरे के अंदर रखा गया था और वहां पर मेरी पड़ोसन भी मौजूद थी जो अक्सर हमारे घर आया करती थी। वह सब इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? मुझे देखकर सब हैरान हो गए और फिर मेरे पति ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया था। उसका कहना था कि उसने मुझे ऊपर आने से मना किया था, लेकिन मैंने वह गलती कर दी जो उसकी पहली 2 बीवियों ने की थी और अब मैं दोबारा कभी वापस नहीं जा सकती। दुनिया की नज़रों में साबित कर दिया जाएगा कि मैं मर चुकी हूँ, जबकि वह घर में कैद करके रखेंगे। मेरा पति यही क्या करता था, खूबसूरत लड़की से शादी करता था और उन्हें डराता था। कुछ लड़कियां पागल हो जाती थी और उन्हें पागल खाने भेजकर उनकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता था और कुछ जो खूबसूरत होती थी उन्हें बेच दिया करता था, जबकि बाकी लोगों से यही कहना था उनका इंतकाल हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे पास जो पड़ोसन को भेजता था। मुझे डराने के लिए सब करती थी और उसके साथ मिली हुई थी। मेरा पति और पड़ोसन मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। वे मुझे पागल बनाना चाहते थे और लोगों की नज़र में मुझे पागल साबित करना चाहते थे। यही वजह थी कि वे सब कुछ करते थे और मेरे पर ये ज़ाहिर करते थे कि ये सब कुछ अपने आप हो रहा है। घर में ऐसी चीज़ मौजूद है जो ये सब चीज़ें कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ भी ऐसा नहीं था। और जो लड़की नौकर बनकर आई थी उसको ये कहा जाता था कि वह मरी हुई है, लेकिन वह हकीकत में जिंदा थी। मेरे पति का कहना था कि वह मुझे दिमागी मरीज बनाकर पागल खाने भेजना चाहता था ताकि वह मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। उसका कहना था कि जब उसने मुझे दफ्तर में पहली मर्तबा देखा था तो सोच लिया था कि उसे क्या करना है। फिर उसने प्लान के मुताबिक सब कुछ किया था, लेकिन अब मैं उसकी मर्जी के बिना छत पर आ गई थी कि वह मुझे पागल खाने नहीं भेजेगा बल्कि सारी जिंदगी इसी छत पर कैद करके रखेगा। मुझे यहाँ पर थोड़ी ही देर गुजरी थी कि पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और मेरे कहने पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। मैंने सब लड़कियों को रिहा किया। मेरा पति और मेरी पड़ोसन ये सब देखकर हैरान रह गए थे। वे दोनों पति पत्नी थे। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन लोगों का बेवकूफ़ बनाने के लिए सारा खेल खेलते थे। मैंने अपने पति को यही कहा था कि वह मुझे इतना बेवकूफ़ समझता था, लेकिन बहुत जल्दी समझ गई थी कि वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन मैं उसके सामने बेवकूफ़ बनती नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ राज जानने के लिए मैं अपने बाप के साथ मिलकर बिज़नेस चला रही थी। ऐसे में उसने कैसे सोच लिया कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मुझे उनसे इश्क हो गया था। जिस वक़्त मेरे हमसाई ने कहा था कि वह लड़की मरी हुई है, जो मेरे घर काम करने के लिए आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैं उस चीज़ पर भरोसा करती, लेकिन इतना भी नहीं। जिस दिन मैंने अपने पति को छत पर जाते हुए देखा था, तो वह साफ मुकर गए थे। मैं समझ गई थी कि वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उस वक्त मैंने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया था और मैं यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आई थी और मैं जानती थी कि छत पर कुछ ना कुछ ज़रूर है। इसलिए यहाँ पर आने से पहले मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार कर ले जा चुकी थी और जबकि लड़कियों को उनके घर भेज दिया गया था। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और वापस मैं अपनी ज़िंदगी में आकर रहने लगी थी। मैंने सोच लिया है मोहब्बत भी किसी किसी के नसीब में होती है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में अकेले ही बहुत खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों।